हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे बेसल बॉडी के बारे में। इससे पूर्व अपन सेंट्रियोल को पढ़ा था, माइक्रो और साइटोस्केलेटन जो पढ़े थे। तो ये भी जो सेलुलर ऑर्गेनल है ये उनसे मिलता जुलता है, उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। व्हाट इज बेसल बॉडी? द बेसल बॉडी इज आल्सो नोन एज काइनेटोसोम। ठीक है ना, जहाँ अपन ने प्रोटोजोआ के अंदर देखा था बेसल बॉडी को काइनेटोसोम भी कहते हैं। इज हाईली कंजर्व्ड सेलुलर ऑर्गन डिस्कवर्ड ओवर 100 ईयर अगो। ये बहुत ही संरक्षित एक कोशिकांग है, ठीक है ना, जो 100 वर्ष पूर्व इसको खोजा गया था। बेसल बॉडी आर बैरल लाइक यानी डमरू आकार का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, लोकेटेड नियर द सेल। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। Seal structure that provide the template for the nine folding symmetry upon the cilium and flagella are assembled। ये एक बेस आधार प्रदान करता है किसको, सीलिया और फ्लेजिला के बनने के लिए, जहाँ पर माइक्रोट्यूबुला के असेंबल होती है और सीलिया और फ्लेजिला का निर्माण होता है। तो बेसल बॉडी एक डमरू आकार का कोशिका अंग है जो कि बैरल लाइक माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड नियर द सेल सरफेस, जो कि कोशिका की जो सतह है उसके आसपास पाया जाता है, जहाँ से जो कि सीलिया जो कसाब और पक्षाभिकाएं हैं उनका आधार होता है, वहाँ से बेसल बॉडी होती है जिससे सीलिया और फ्लेजिला का निर्माण होता है, या सीलिया और फ्लेजिला उससे ऑरिजिनेटेड होते हैं। तो इट प्रेजेंट नियर द सेल सरफेस या कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ ये पाए जाते हैं, जिससे सीलिया और फ्लेजिला निकलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसल बॉडी? बेसल बॉडी का क्या काम है? बेसल बॉडी आर थॉट टू इन्वॉल्व इन मनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल बायोलॉजी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटल एनिमल्स सच एज सीलिया। तो ठीक है ना, इसका कोशिका जो कोशिकीय विज्ञान है उसके अंदर इसका भूमिका है। जैसे अपन देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, जो कोशिकीय कंकाल है उसका ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जैसे अपन देखें सीलिया और फ्लेजिला की जो उत्पत्ति है, कशाभिकाओं और पक्षाभिकाओं की उत्पत्ति है, जो कि बेसल बॉडी से होती है। द बेसल बॉडी प्ले रोल इन मोर्टेलिटी। तो बेसल बॉडी किसमें, मोर्टेलिटी में कहें इसलिए कि जो कोशिका का जो मूवमेंट है, कोशिका जो चलती फिरती है, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स रोल अदा करते ही हैं यदि अंदर होते हैं तो, कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। उसके अलावा जब बेसल बॉडी क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स से बेसल बॉडी बनती है या सेंट्रियोल से बनेगी, दो प्रोसेस हैं बेसल बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या बेसल बॉडी के ओरिजिन के लिए, या बेसल बॉडी की उत्पत्ति के लिए। तो एक तो माइक्रोट्यूब्यूल यदि असेंबल होगी तो उससे बेसल बॉडी का निर्माण होगा, या फिर जो डॉटर सेंट्रियोल है, मदर सेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल यदि कोशिका की झिल्ली के पास आ जाता है तो वो ऐसे बेसल बॉडी की तरह काम करने लगता है और फिर उससे सीलिया और फ्लेजिला की उत्पत्ति होती है। तो मोर्टेलिटी में ये जब काम करेगा, जब इससे सीलिया और फ्लेजिला बन जाएंगे तो वो भी कोशिका को मूवमेंट में सहायता करते हैं। तो इसलिए इट प्ले रोल इन मोर्टेलिटी, सेल साइकिल प्रोग्रेशन, सेल जो कोशिका विभाजन का जो आगे प्रोग्रेस है उसमें। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस हो गया जो मॉर्फोलॉजिकल आकार की, जो बाहरी आकार की, उसमें भी क्योंकि सीलिया और फ्लेजिला ऐसे बनते हैं इसलिए। सेंसेशन जो सीलिया और फ्लेजिला बने वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ होता है तो उसको वो स्पर्श करके पता करते हैं, तो सेंसेशन का भी काम करता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप, और ये निर्भर करता है कि कोशिका किस प्रकार की। वाया इट्स फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन द सीलियम आर इन सम केसेस ऑर्गेनाइजिंग द आर्किटेक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। तो कई ये सीलिया और फ्लेजिला के निर्माण में बेसल बॉडी सहायता करता है। उसके अलावा जो साइटोस्केलेटन का आर्किटेक्चर है कुछ कोशिका द्रव के अंदर, तो उसमें भी ये बेसल बॉडी सहायता करते हैं। विच सेल हैव बेसल बॉडीज? ऐसी कौन कौन सी कोशिका हैं जिनके अंदर बेसल बॉडी पाया जाता है? मोस्ट ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल एंड प्रोटिस्ट किंगडम्स है बेसल बॉडी। तो जो एनिमल किंगडम है और प्रोटिस्टा है, इन दोनों संघों के अंदर ज्यादातर कोशिकाओं के अंदर बेसल बॉडी पाई जाती है। अलगी इंक्लूडिंग क्लाइडोमोनास जनरली हैव बेसल बॉडीज, वेयर हायर प्लांट एंड फंजाई डू नॉट। ठीक है ना,
तो अलगी है, क्लाइम्डोमोनास है, इनके अंदर बेसल बॉडी देखने को मिलता है, जबकि जो हायर प्लांट है और फंजाई है उनके अंदर बेसल बॉडी देखने को नहीं मिलता। इन ह्यूमन बॉडी नियरली ऑल सेल टाइप्स कंटेन बेसल बॉडीज। यदि मानव शरीर के अंदर देखें तो सभी कोशिकाओं के अंदर बेसल बॉडी देखने को मिलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल? तो यहाँ पर ये कहा गया, आपको समझाया जाता है कि जो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल अपन ने पढ़ रखा है, सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ के बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में क्या अंतर है? In 1898, Mihaly and Len Hosek and Louis Hannigue independently published a report showing the basal bodies were identical to the centriole। तो इन्होंने मिहाली लेन होसेक ने और लुइस हैनिगे इन दोनों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ठीक है ना। उसमें इन्होंने ये कहा कि बेसल बॉडी और सेंट्रियोल आकारिकी रूप से एक जैसे ही है, ठीक है। दे आर लुकिंग सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल। दिस आइडिया नोन एज ए हैनिगी एंड लीवस्टॉक थ्योरी। तो इस प्रकार का जो इन्होंने आइडिया दिया था तो उसको हैनिगी और लेन होसेक सिद्धांत कहा गया। वाज नॉट कन्फर्म अंटिल द, इनको 1950 तक ही कन्फर्म थे। व्हेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीड, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया गया बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल का, शेयर द सेम फाइन स्ट्रक्चर। तो उससे ही पता चला कि ये दोनों एक जैसा ही आकार इनके अंदर पाया जाता है, दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार का होता है। डिस्पाइट द सिमिलरिटीज, इस समानता के अलावा सम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द बेसल बॉडी। तो स्ट्रक्चर आकारिकी रूप से तो ये समान है, लेकिन उसके अलावा इनके अंदर कुछ अंतर देखा गया, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन बिटवीन या इन बिटवीन बेसल बॉडी और सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल में कुछ अंतर, स्पेसिफिकली बेसल बॉडी आर लोकेटेड, विशेष रूप से अपन देखें तो बेसल बॉडी है उसकी कोशिका द्रव्य के अंदर प्लेस कहाँ है या वो कहाँ पाई जाती है। तो बेसल बॉडी लोकेटेड नियर द सेल सरफेस, जो कोशिका की सतह होती है उसके आसपास देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जो कि सीधा जुड़ी हुई है किससे, सीलियम और फ्लेजिला के निर्माण, ठीक है। तो बेसल बॉडी कहाँ पाई जाएगी, नियर द सेल सरफेस, कोशिका की सतह के आसपास में, या अपन कहें जस्ट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है उसके आसपास, और जो कि जिससे कि सीलिया और कशाभिकाएं और फ्लेजिला जो पक्षाभिका हैं उनका निर्माण होता है, या बेसल बॉडी से उनकी उत्पत्ति होती है। इन कॉन्ट्रास्ट यदि दूसरे रूप में अपन सेंट्रियोल लिंक्ड इन ए पेयर नियर, तो ये क्या एक युग्म के रूप में होता है सेंट्रियोल, और ये केंद्र के पास में पाया जाता है। वेयर दे रिक्रूट द पेरिसेंट्रियोल मटेरियल, तो उनके चारों तरफ क्या होता है, पेरिसेंट्रियोल मटेरियल होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या कहते हैं गामा ट्यूबुलिन और दूसरे जो प्रोटीन मटेरियल पाए जाते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। इसलिए सेंट्रियोल को क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहा जाता है, जो कि केंद्र के पास में होता है, और इनका माइक्रोट्यूब्यूल के निर्माण में भूमिका, जबकि बेसल बॉडी की किसमें भूमिका, और ये बेसल बॉडी कोशिका की सतह के पास में पाया जाता है, सीलिया और फ्लेजिला का निर्माण करता है। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है, स्ट्रक्चरली दोनों एक जैसे हैं। ये रिक्वायर्ड टू न्यूक्लिएट द माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ आ गया ना, माइक्रोट्यूब्यूल और माइटोटिक स्पाइंडल फॉर द स्पाइंडल, जो कोशिका विभाजन के समय जो स्पाइंडल तंतु है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में सहायक होता है सेंट्रियोल, ठीक है ना। और कोशिका, तो यहाँ पर कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है, जबकि बेसल बॉडी है वो मेनली फाइंड नियर द सरफेस ऑफ सेल या नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फंक्शनली वो या अपन कहें उसका रोल मुख्यतः जिसकी सीलिया और फ्लेजिला के निर्माण में होता है, जब सेंट्रियोल का मुख्यतः जो रोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल के निर्माण होता है। सेंट्रियोल्स आल्सो पोसेस डायस्टल अपेंडिस, कहीं ये देखा गया कि जो सेंट्रियोल है उसके अंदर जो अपेंडिस है उसके पश्च भाग है अपेंडिस, जिसको डायस्टल अपेंडिस कहा जाता है। अपेंडिस मतलब जो कि ऐसे जैसे अपने अपेंडिस क्या है, लेग और हाथ है, हाथ और पांव है, उसी तरह उसके अग्र भाग में और पश्च भाग में अपेंडिस पाए जाते हैं, जो उनको बाइंड करके रखते हैं, उनको जोड़े रखते हैं। तो जो डायस्टल अपेंडिस है वो सेंट्रियोल के आल्सो पोसेस डायस्टल अपेंडिस वेयर द लैकिंग ऑन द बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी के अंदर डायस्टल अपेंडिस नहीं देखेंगे। तो ये में जो अंतर है बेसल बॉडी और सेंट्रियोल के अंदर देखा गया। व्हाट इज द बेसल बॉडी स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी का आकार कैसा है। द बेसल बॉडी सिलेंड्रिकल से, डमरू आकार का या सिलेंड्रिकल आकार का होता है, विच इज एक्सपेरिमेंटली
अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिसका जो व्यास है वो 0.25 माइक्रोमीटर होता है और 0.5 मीटर को लंबा होता है माइक्रोमीटर। इज कंपोज्ड ऑफ ए सिमेट्रिक अरे ऑफ 9 ट्रिप्लिकेट माइक्रो, जैसा अपन ने सेंट्रियोल के अंदर जो स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसी इनके अंदर भी ये इनका अरेंजमेंट है। जो पेरिफेरल परिधि पे हैं होते हैं, ठीक है ना, वो कुल मिला के 9 होते हैं और वो 9 भी ट्रिप्लिकेट में होते हैं, यानी कि ए और बी सब फाइबर और सी सब फाइबर, ये 3 में होगी और ये परिधि के ऊपर होते हैं और बीच में किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है। तो इसलिए 9 जो सिंगल है वो ट्रिप्लिकेट में होता है, इसलिए 9 + 0 सिंगल वन इन 3 सब माइक्रोट्यूब्यूल्स या सब फाइबर जिसको कह सकते हैं। तो अरेंजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रियोल, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रियोल के जैसा ही होता है। बेसल बॉडी हैव एन इंट्रिकेट कार्टविल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अपन कहें साइकिल के पहिए नुमा या चरखे नुमा इनका आकार होता है। प्रोक्सिमल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नोन एज द ट्रांजिशन जोन, जो अगर भाग है उसको ट्रांजिशन क्या कहते हैं, इंट्रिकेट कार्टविल स्ट्रक्चर हैव एन इंट्रिकेट कार्टविल स्ट्रक्चर एट द प्रोक्सिमल एंड, अगर भाग है वो कार्टविल के स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देता है। एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो ठीक है ना, ट्रांजिशन जोन एट द डिस्टल एंड सेपरेटिंग द बेसल बॉडी फ्रॉम द अटैच्ड सीलियम, तो जो इसका ट्रांजिशन जोन है वो पश्च भाग में पाया जाता है और अगर भाग है वो कार्टविल के जैसा दिखाई देता है। तो बेसल बॉडी हैव एन इंट्रिकेट कार्टविल स्ट्रक्चर एंड द प्रोक्सिमल एंड ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नोन एज द ट्रांजिशन जोन एट द डिस्टल एंड, तो जो ट्रांजिशन जोन है वो पश्च भाग की तरफ होता है और जो कार्टविल स्ट्रक्चर है वो उसके अग्र भाग में होता है। प्रोक्सिमल एंड मतलब अग्री सिरा और डाइस्टल एंड मतलब पीछे वाला सिरा। सेपरेटिंग द बेसल बॉडी फ्रॉम द अटैच्ड सीलियम, जो कि सीलियम जो सीलियम है सीलिया है उससे बेसल बॉडी को अलग करता है। द ल्यूमेन ऑफ द बेसल बॉडी इज फिलेड विद, तो उसकी जो अंदर की जो गुहा है बेसल बॉडी की वो अमोर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल से भरी हुई रहती है। घने इलेक्ट्रॉन पदार्थ है जो कि क्या कहते हैं बिना आकार के होते हैं, उससे वो जो फील्ड होती है उसकी अंदर का जो स्पेस है बेसल बॉडी का, वो accessory structure associated with the basal body are needed for a membrane anchoring and for cytoskeleton organization। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेसल बॉडी आर नीडेड फॉर द मेम्ब्रेन एंकोरिंग, तो बेसल बॉडी क्या करता है, एक तो किसमें मदद करता है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको एंकोरेज करता है, किसके साथ में, साइटोप्लाज्म के साथ में, क्योंकि ये प्लाज्मा झिल्ली के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको कोशिका के साथ जोड़े रखते हैं और जो कोशिकीय कंकाल है उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी मदद करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये सेंट्रियोल जहाँ आपने पढ़ा था, तो ये मदर सेंट्रियोल है, इसके आसपास येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पेरीसेंट्रियोलिक मटेरियल जो होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो ये है। और ये जो डॉटर सेंट्रियोल है जिससे बेसल बॉडी का निर्माण होता है, तो ये डॉटर सेंट्रियोल है। इसका अरेंजमेंट यहाँ आप देख रहे हैं, पेरिफेरल परिधि के ऊपर ट्रिप्लिकेट में है, ठीक है ना, ये 9 होते हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो 9 + 0 होता है। सेंटर में किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है और ये कार्ट व्हील के जैसा दिखता है, यानी कि साइकिल के टायर जो होता है उस तरह का, यहाँ पर अपन कहें चरखे नुमा, ठीक है ना, इस तरह का, इसलिए इसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहा गया है, ठीक है ना। 9 जो होता है ये ट्रिप्लिकेट में होते हैं और यहाँ पर कोई भी सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है, इसलिए इसको 9 + 0 कहा गया है। और 9 में यहाँ सिंगलेट जो होता है उसके अंदर 3 सब माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये इससे बेसल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये बेसल बॉडी से जो सीलिया और फ्लैजेला का एक्सोनर्म है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो सीलिया क्या कहते हैं बेसल बॉडी के अंदर और सेंट्रियोल के अंदर होता है। और ये वाला जो अरेंजमेंट है जिसमें 9 + 2 का अरेंजमेंट है जो आपको सीलिया और फ्लैजेला के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें 9 जो होंगी वो डबलेट फॉर्म में होंगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया और फ्लैजेला का है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 9
+0 होता है और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये 3 में होते हैं। और ये स्ट्रक्चर है जो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का है, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल। और ये जो स्ट्रक्चर है इंटरनल माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो सीलिया और फ्लैजेला होता है। इसमें भी वही समझाया गया है आपको, ठीक है ना। ये सेंट्रियोल है, ये मदर सेंट्रियोल, ये डॉटर सेंट्रियोल, ठीक है। ये जो कनेक्शन इनको मदर और डॉटर सेंट्रियोल का आपस में जोड़े हुए हैं प्रोटीन के तंतु, ठीक है ना। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्रिप्लिकेट में होते हैं उनका अरेंजमेंट है। तो ये 9 परिधि पर 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में 3 सब माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें ए, बी और सी, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्मिड्स। तो इस सी के अंदर भी सब फाइबर होते हैं, ठीक है ना। ये भी देखने को मिलेंगे, ये इसमें 13 होते हैं, बाकी में 11 होते हैं। तो ठीक है ना, तो ये भी एक इसका इंटरनल अरेंजमेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर सब माइक्रोट्यूब्यूल, सब माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर सब फाइबर देखने को मिलते हैं। तो ये इससे इसका बेसल बॉडी से डॉटर, तो ये 2 प्रकार का इसका निर्माण हो सकता है बेसल बॉडी का। या तो ये जो डॉटर सेंट्रियोल है, पुत्री सेंट्रियोल है, उससे बेसल बॉडी बनेगी, या फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो व्यवस्थित होके इसका बेसल बॉडी का निर्माण करती है। तो 2 तरह से मैन्युफैक्चर कहें या प्रोडक्शन कहें या बेसल बॉडी की उत्पत्ति कहें वो होती है, या तो सीधी माइक्रोट्यूब्यूल से होगी या फिर सेंट्रियोल से होगी। वेयर डू बेसल बॉडीज कम फ्रॉम, तो बेसल बॉडी कहाँ से आई? द बेसल बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन। तो ये स्वयं ही रेप्लिकेट होता है। इन ए प्रोसेस, रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेशन होना, खुद की अपनी कॉपी खुद ही बनाता है। इन ए प्रोसेस दैट इज नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, पूरा प्रोसेस अभी तक समझा नहीं गया है। द डॉटर बेसल बॉडी इज असेंबल्ड एडजेसेंट एंड ऑर्थोगोनल टू द मदर ऑर्गेनल्स। ये देखा गया है कि जिस तरह सेंट्रियोल अरेंज होता है तो उसी प्रकार एक बेसल बॉडी यहाँ होगा तो दूसरा बेसल बॉडी उसके परपेंडिकुलर में अरेंज्ड होगा। Although this was long speculated to be a template assembly process, it is likely that the mother basal body act as the site where the components required for the assembly of new organelles are gathered। तो जो मदर बेसल बॉडी है, जब डॉटर बेसल बॉडी का निर्माण होता है तो जो भी निर्माण के लिए जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स या जो भी प्रोटीन चाहिए वो उस मदर बेसल बॉडी के पास आके असेंबल होते हैं और फिर नई जो डॉटर बेसल बॉडी है उसका निर्माण होता है। इन एडिशन टू वेरिएशन ऑफ द बेसल बॉडी बायोजेनेसिस हैव बीन ऑब्जर्व्ड। ये देखा गया कि जो अलग तरह के जो प्रोसेस हैं जिससे बेसल बॉडी बनती है, बायोजेनेसिस प्रोसेस, यानी कि बेसल बॉडी का जनरेशन होता है या बेसल बॉडी का उत्पत्ति होती है। तो उसमें पहला तो है बेसल बॉडी कैन बी असेंबल्ड यूजिंग ए डी नेवो पाथवे, जिसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आके गैदर्ड होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आके एक जगह इकट्ठी होती है और वो फिर बेसल बॉडी की तरह कार्य करने लगती है। तो एक तो वो मेथड है। दूसरा ये है कि सेंट्रियोल का जो डॉटर सेंट्रियोल है, ठीक है ना, सेंट्रियोल कैन बी माइग्रेट फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि केंद्र के पास होता है। जो डॉटर सेंट्रियोल है वो केंद्र के पास होता है और वो सीधा चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, वहां जाके वो सीलियम का निर्माण करता है और बेसल बॉडी की तरह काम कर लेता है। तो 2 प्रोसेस हो सकते हैं बेसल बॉडी के निर्माण के लिए। एक माइक्रोट्यूब्यूल आके एक्टिव हो जाती है और वो कलेक्टिवली बेसल बॉडी की तरह कार्य करने लगती है और प्लाज्मा झिल्ली के पास पाई जाती है, या फिर सेंट्रियोल जो होगा, जो केंद्र के पास होगा, जो डॉटर सेंट्रियोल है, वो मूव करके प्लाज्मा झिल्ली के पास आ जाएगा और वहां पर वो एक्ट एज ए बिहेव एज ए उसकी बेसल बॉडी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो 2 प्रोसेस हो सकते हैं। आर बेसल बॉडी इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड? यस, बेसल बॉडी जो है वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, मतलब संरक्षित है उद्भव के आधार पर। थ्रू हैव टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट प्रोटिस्टा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति है वो प्रोटिस्टा से हुई है। नॉट ओनली हैज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बेसल बॉडी, देखा गया है कि इसका जो कार्य है और इसका जो आकार है वो जैसा प्रोटिस्टा में है वैसा का वैसा जो हाईली इवोल्व ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर देखा गया था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बेसल बॉडी बीन कंजर्व्ड थ्रू द टाइम एंड अक्रॉस स्पेसीज, द प्रोटीन कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन हैव बीन इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड एज वेल। तो ये दर्शाता है कि बेसल बॉडी की सबसे पहले जिन जीवों के अंदर पाई गई और आज भी जिन जीवों के अंदर पाई जाती है उनका आकार और वो किससे बना हुआ है बेसल बॉडी,
वो सेम है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं दे आर सिमिलर। तो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, ठीक है ना, और जो उसका कंपोनेंट्स है वो सिमिलर है। दैट्स व्हाई इवोल्यूशनली कंजर्व्ड और सेलुलर ऑर्गन है। आर मनी ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय द बेसल बॉडी, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बेसल बॉडी किसी न किसी रूप में यदि काम नहीं करती है या डिसफंक्शनल हो जाती है तो बहुत सारे दूसरे रोग भी होते हैं। सेल लैकिंग फंक्शनल बेसल बॉडीज आर ऑफ्टन एबल टू सर्वाइव, ठीक है ना। यदि कोशिका के अंदर जो बेसल बॉडी है वो कार्य करना बंद कर देती है, ठीक है ना, सेल लैकिंग फंक्शनल बॉडी बेसल आर ऑफ्टन एबल टू बी सर्वाइव, देखा गया है कि उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के रोग होते हैं। Albeit in a disease state, many human disease can be attributed to defect in the basal body and associated cilium, including polycystic kidney। तो polycystic kidney रोग हो सकता है। डिसीज रेटिनल डीजनरेशन हो सकता है, जो आँख का जो रेटिना है वो डिजनरेट हो जाता है। बार्डेट बाइडल सिंड्रोम हो सकता है, सीधी बेसल बॉडी काम करना बंद कर दे, डिसफंक्शनल हो जाए, तो ये रोग हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है, रेटिनल डिजनरेशन हो जाता है, बार्डेट बिडल सिंड्रोम हो सकता है, ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये यदि बेसल बॉडी काम करना बंद कर दे या बेसल बॉडी के आकार में किसी प्रकार का विकार आ जाए तो इस प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू।